आज हमें खोई हुई सभ्यता के फिर से जी उठने की एक कमाल की कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है शहरों के कह सकते हैं खामोश हो जाने की और फिर उनकी एक शानदार वापसी की, जिसे हम भारत का दूसरा शहरीकरण कहते हैं। जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी शहरी सभ्यता अपने बड़े बड़े भवनों, चहल पहल वाले बाजारों और एक सोचे समझे शासन के सिस्टम के साथ बस गायब हो जाती है। सिंधु घाटी, या जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उसके साथ बिल्कुल यही हुआ। और फिर 1000 साल से भी ज्यादा समय तक भारत के शहर एक गहरी खामोशी में डूब गए। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि राख से उठकर एक सभ्यता फिर से कैसे शुरू होती है। यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें उस लंबे खामोश दौर को समझना होगा जो उन पहले शहरों के खत्म होने के बाद आया था। देखिए, सिर्फ इमारतें ही नहीं गिरी थीं। लिखने का तरीका, उनका एडवांस्ड सैनिटेशन सिस्टम, एक कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस का जो ढांचा था, सब कुछ खत्म हो गया। लोग वापस एक सीधे साधे गांव वाले जीवन में लौट गए और करीब करीब 1000 साल तक शहरी जीवन का तो जैसे नामो निशान ही मिट गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे ही सही, एक नई सुबह हुई। संगठित समाज, ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज फिर से उभरने लगी। और इस बार कहानी का सेंटर सिंधु घाटी नहीं था। नहीं, इस बार कहानी का मंच था गंगा का उपजाऊ मैदान। इसी जमीन ने वो सब कुछ दिया जो इस नई शुरुआत के लिए जरूरी था, और यहीं से एक सभ्यता के पुनर्जागरण की नींव रखी गई। इस नए दौर की जो सबसे बेसिक यूनिट थी, उसे कहते थे जनपद। इसका मतलब बड़ा सीधा है। जन यानी लोग और पद यानी पैर। तो जनपद मतलब वो जगह जहां लोगों ने अपने पैर जमाए। ये वो पहले टेरिटोरियल कम्युनिटीज थे जहां लोग एक साथ आए और जिनका एक मुखिया या राजा होता था। यहीं से एक नए पॉलिटिकल सिस्टम की शुरुआत हुई। और फिर इन्हीं छोटे छोटे जनपदों से धीरे धीरे बड़े राज्यों का जन्म हुआ। 16, बस एक नंबर। लेकिन ये एक नंबर उस पूरे दौर के पॉलिटिकल मैप को डिफाइन करता है। पर सवाल है कैसे? देखिए, हुआ ये कि जैसे जैसे वक्त बीता, ट्रेड रूट्स बने, कॉमर्स बढ़ा, तो ये छोटे छोटे जनपद आपस में जुड़ने लगे और बड़े और ताकतवर राज्यों में बदलने लगे। पुराने ग्रंथों में ऐसे ही 16 महान राज्यों का जिक्र मिलता है, जिन्हें महाजनपद कहा गया। और इन 16 में से भी चार सबसे पावरफुल बनकर उभरे: मगध, कोसल, वत्स और अवंती। ये उस दौर की सुपर पावर्स थीं, समझ लीजिए, और इनमें अक्सर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी रहती थी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इस दौर में सिर्फ राजशाही या मोनार्की ही नहीं थी। नहीं, गवर्नेंस का एक और भी तरीका था, एक ऐसा आइडिया जो उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी था। तो उस समय दो मेन तरह के सिस्टम चल रहे थे। एक तरफ थे राजतंत्र, जहां राजा का बेटा ही राजा बनता था और सारी पावर उसी के हाथ में होती थी। और दूसरी तरफ थे गणराज्य, जिन्हें गण या संघ कहते थे। यहां रूलर को चुना जाता था, इलेक्ट किया जाता था, और असली पावर होती थी असेंबली के पास, जो वोटिंग से फैसले लेती थी। वज्जी और मल्ल जैसे जो महाजनपद थे, वो रिपब्लिकन गवर्नेंस के, मतलब गणतांत्रिक शासन के, दुनिया के सबसे शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स में से एक थे। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा आइडिया था, जहां पावर किसी एक इंसान के पास नहीं, बल्कि लोगों के एक ग्रुप के पास थी। तो एक तरफ तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशांबी के ये विशाल खंडर हैं, जो एक ताकतवर राजशाही की निशानी है, और दूसरी तरफ वज्जी गणराज्य का ये इलाका है, जहां गवर्नेंस का एक बिल्कुल अलग, एक बिल्कुल नया आइडिया जन्म ले रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर ये शहर और राज्य इतनी तेजी से बढ़े कैसे? इनके पीछे की वजह क्या थी? इसका जवाब छुपा है टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में हुए कुछ बहुत बड़े बदलावों में। इस दौर का जो सबसे बड़ा गेम चेंजर था, वो था लोहे का इस्तेमाल। देखिए, लोहे के बेहतर औजारों से खेती आसान हो गई, जिससे फसलें ज्यादा होने लगी। अब जब खाना ज्यादा हुआ, तो वो ज्यादा बड़ी आबादी और बड़ी बड़ी सेनाओं को सपोर्ट कर सकता था। और इसी सब का नतीजा था बड़े किलेबंद शहर और ताकतवर राज्य। और दूसरा बड़ा इनोवेशन था पैसा, मतलब सिक्कों का आविष्कार। ये पहली बार था जब ट्रेड के लिए सामान के बदले सामान नहीं, बल्कि सिक्कों का इस्तेमाल होने लगा था। और सिक्कों ने तो मतलब सब कुछ ही बदल दिया। लंबी दूरी का व्यापार बहुत आसान हो गया, बाजार तेजी से बढ़ने लगे।
राज्यों ने अपनी खुद की करेंसी जारी करनी शुरू कर दी, जिससे उनकी पावर और भी बढ़ गई। भारत के जो सबसे पहले सिक्के थे वो चांदी के होते थे और उन पे निशान पंच करके बनाए जाते थे। इसीलिए उन्हें पंच मार्क्ड या आहत सिक्के कहते हैं। अब जाहिर है, जब शहर और राजनीति इतनी बदल रही थी, तो समाज भी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। उसने खुद को नए तरीकों से ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। समाज को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका था जाति। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो जाति का मतलब था एक ऐसा ग्रुप या कम्युनिटी जिसके लोग किसी एक खास काम या प्रोफेशन से जुड़े थे, जैसे खेतीबाड़ी, मेटल का काम या फिर व्यापार। और अक्सर ये हुनर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता था। और ये जो कोड है, ये हमें उस समय की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोच की एक जबरदस्त झलक देता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लिया गया ये हिस्सा बताता है कि एक आइडियल राज्य कैसा होना चाहिए, सुंदर हो, रिसोर्सेज से भरा हो और अच्छी तरह से कनेक्टेड हो। इससे पता चलता है कि उस जमाने के रूलर्स स्टेट बिल्डिंग को कितना सीरियसली लेते थे। तो देखिए, एक तरफ थे राजतंत्र जो आगे चलकर बड़े बड़े साम्राज्य बने, और दूसरी तरफ थे वज्जी और मल्ल जैसे गणराज्य जिन्होंने शासन का एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाया। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि गवर्नेंस पर किए गए ये 2500 साल पुराने एक्सपेरिमेंट्स क्या आज हमारे लिए कोई सबक रखते हैं। सोचने वाली बात है ना?